हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक बच्चों हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, फंडामेंटल पढ़ लिया था, उसके बाद चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ा और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया था। और आज हम लोग बच्चों आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ के पार्टनरशिप अकाउंटिंग को खत्म कर देंगे। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर और सीखते हैं कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसी इसकी एंट्रीज पास की जाती हैं, कैसे रिलेशन अकाउंट बनाए जाते हैं और क्या तरीका है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल करने का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है। जब हमारा फर्म बच्चों बंद होने लगे, व्हेन आवर बिजनेस कम्स टू एन एंड, हमारा बिजनेस अब एंड होने वाला है और हमारे पार्टनर्स के बीच में जो भी अभी तक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था वो रिलेशनशिप भी एंड पे आ गया है। अब क्या किया जाएगा? वो रिलेशनशिप को एंड कर दिया जाएगा, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, सारे एसेट को बेच करके लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स का जो पेमेंट करना है पार्टनर्स को पेमेंट करके उनका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारा बिजनेस बंद। अब किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमारा पार्टनरशिप फर्म अब क्या होने वाला है? अब हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? इसके पहले वाले जो कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो वहाँ पे बच्चों हम लोग देखा था कि वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था। वहाँ पे क्या हो था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था, मतलब वहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन हो रहा था। अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे थे और फिर से दोबारा नया पार्टनरशिप स्टार्ट हो जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप एंड हो रहा था, फर्म बंद नहीं हो रही थी। फर्म का बिजनेस लगातार चले जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस होते थे और अग्रीमेंट में चेंजेस होने के बाद नया अग्रीमेंट बनता था। नया अग्रीमेंट बनने के बाद पार्टनरशिप नए सिरे से स्टार्ट हो जाती थी। क्लियर है? वहां पे फर्म बंद नहीं होता था। लेकिन आज जो बच्चों लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ रहे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब कि फर्म ही बंद हो जाएगी, एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बिजनेस चलेगा नहीं, अब हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन सम और ऑल पार्टनर एंड्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप एंड होता है, बिजनेस हमारा लगातार चलता रहता है, बट द बिजनेस में कंटिन्यू ऑपरेटिंग अंडर न्यू अरेंजमेंट। बिजनेस हमारा क्या होता है? नए अरेंजमेंट के साथ चलता रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप टर्मिनेट होने वाला, टर्मिनेट होने वाला मतलब कंप्लीटली एकदम बंद होने वाला है। अमॉन्ग्स्ट ऑल पार्टनर द बिजनेस सीजेस ऑपरेशन एंटायरली। बिजनेस के ऑपरेशंस अब बंद होने वाले हैं, अब बिजनेस में कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। इसको अपने दिमाग में रख करके तब एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठेगा। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद यहाँ पे फिर वही डिफरेंस दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बीच का डिफरेंस है। ये आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर चेंजेस, ठीक है, बट द बिजनेस ऑपरेशन में कंटिन्यू, बिजनेस हमारा चलता रहता है। वहीं पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? बिजनेस क्लोजेस कंप्लीटली, हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है। ऑल असेट्स आर सोल्ड, जितने भी असेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है, जितनी भी लाइबिलिटीज उनका पेमेंट कर दिया जाता है, एंड अकाउंट सेटल्ड परमानेंटली, और जितने भी अकाउंट्स हैं उनका परमानेंटली सेटलमेंट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट द फर्म कंटिन्यू विथ अ रिकंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप। फर्म हमारा कंटिन्यू रहता है नए पार्टनरशिप के साथ, नए अग्रीमेंट में चेंजेस होने के बाद। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब हमारा फर्म जो बंद होना है वो हम किन तरीकों से, क्या क्या तरीके हैं
क्या क्या स्टेप्स हैं या क्या मेथड हैं जिनको यूज करके हम अपने फर्म्स को बंद कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। सभी पार्टनर मिल करके आपस में मीटिंग कर ले और डिसाइड कर ले कि अब हमारा फर्म बंद होना है, अब हम लोग फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो बच्चों फर्म बंद हो जाएगी। क्लियर हो गया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके होने की वजह से आपको फर्म कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आप फर्म आगे चला नहीं सकते, आपको हर एक हाल में बंद करना पड़ेगा। क्या क्या? व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़ करके, और द बिजनेस बिकम इलीगल, पार्टनर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़ करके, या फिर हमारा बिजनेस इलीगल हो जाए। हमारा बिजनेस क्या हो जाए बच्चों? हमारा बिजनेस इलीगल हो जाए। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या करना पड़ता है? हम लोग को अपना बिजनेस कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ता है। थर्ड, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कुछ हो जाए तो भी फर्म बंद करना पड़ता है। क्या हो जाए? डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब दो पार्टनर है बच्चों, ए और बी, और बी की डेथ हो जाए तो सिंगल पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। सिंगल पर्सन हम लोग पार्टनर नहीं कहते, तो ऐसे केस में फर्म हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे केस में फर्म बंद कर देना चाहिए। ठीक है। एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, जितने समय के लिए हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो समय खत्म हो गया और अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस को एंड करना पड़ेगा। और कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड वेंचर, जिस काम के लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो काम हमने अचीव कर लिया, वो पर्पस हमारा अचीव हो गया। ठीक है, जिस वेंचर के लिए हमने स्टार्ट किया था वो वेंचर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा फर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद फोर्थ स्टेप है बाय नोटिस। बाय नोटिस में बच्चों पार्टनर्स आपस में नोटिस सर्कुलेट कर लेते हैं और नोटिस में लिखा रहता है कि अब हम सब पार्टनर मिलकर के फर्म बंद करना चाहते हैं, और सभी पार्टनर अगर उस पर अग्री हो जाए कि हाँ भैया जो है हम लोग चाहते हैं कि फर्म बंद हो जाए, तो फर्म को बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि नोटिस दिया जाएगा, अपना सभी पार्टनर अपना इंटीमेशन बताएंगे कि हाँ भैया हम लोग फर्म बंद करना चाहते हैं, और सभी पार्टनर अगर उस पर अग्री हो जाए तो हमारे फर्म को क्या कर दिया जाता है? हमारे फर्म को बंद कर दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? लास्ट है बाई कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर केस में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे पार्टनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई दिक्कतें हो जाती हैं जिसके वजह से ये मैटर कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि फर्म को बंद करना है। कब कब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? पहला, पार्टनर बिकम परमानेंटली इनसेन और इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज, पार्टनर दिमागी रूप से पागल हो जाए। ठीक है, अब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने लायक ना रहे, जो उसका काम है वो अपना काम ही नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर देगी कि भैया पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिए? आप बंद कर दीजिए। पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट अफेक्ट द बिजनेस नेगेटिवली, पार्टनर से कोई गलती हो जाए, पार्टनर से कोई मिसकंडक्ट हो जाए जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, तो ऐसे केस में कोर्ट कह सकता है कि भैया पार्टनर आप जो है पार्टनरशिप फर्म क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ब्रीच मतलब होता है बच्चों तोड़ना। पार्टनरशिप अग्रीमेंट को आप लगातार तोड़े जा रहे हैं, एक आध बार गलती से हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन लगातार आप पार्टनरशिप फर्म के जो अग्रीमेंट्स हैं उनको आप ब्रेक किए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप क्या करिए? पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए। बिजनेस ऑपरेट एट कंटिन्यूअस लॉस विथ नो प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कमाएगा, हमारा बिजनेस अगर फ्यूचर में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, तो ऐसे केस में फर्म के बेनिफिट के लिए, पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए। अदर सर्कमस्टेंसेस मेक इट जस्ट एंड इक्विटेबल टू रिजॉल्व, और अगर कोर्ट को लगता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, यही हमारे लिए और यही सभी के लिए सही रहेगा, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप क्या करिए? पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद अपने को देखना है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म जो है किसी लाइबिलिटीज का पैसा लेकर के बैठ जाएगी, किसी का पैसा लेकर के भाग जाएगी, या धीमे से ताला बंद करके निकल लेगी, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है कि जितने भी लाइबिलिटीज हैं,
जितने भी ड्यू बैलेंस है उनका पेमेंट मैं करूंगा। कैसे करूंगा? सबसे पहले फर्म अपने सारे एसेट को बेच देती है। सबसे पहले फर्म क्या करती है? अपने सारे एसेट को बेच देगी। एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे से सबसे पहले वो क्रेडिटर का पेमेंट करेगी। जितने भी बच्चों आउटसाइड लाइबिलिटीज होते हैं, कौन से लाइबिलिटीज? जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होते हैं, पहले फर्म उसका पेमेंट करती है। ठीक है। उसके बाद कोई पार्टनर ने किसी फर्म को लोन दिया था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, तो उसका पेमेंट होगा। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। उसके बाद पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका पेमेंट होगा। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट होगा। जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया था फर्म का, वो कैपिटल का पैसा पार्टनर को वापस कर दिया जाएगा। और लास्ट में अगर उसके बाद भी, इन तीनों का पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप में जो है अकाउंट सेटल होते हैं। सबसे पहले आउटसाइडर का, जितने भी एक्सटर्नल क्रेडिटर है, जितने भी आउटसाइडर हैं, ठीक है, उनका पेमेंट होगा। उसके बाद जो पार्टनर का लोन है उसका पेमेंट होगा। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिटर्न किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों यहां तक? इसके बाद स्टेप इन डिसोल्यूशन प्रोसेस, कि कौन कौन से स्टेप हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं दिया रहेगा तो आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। उसके बाद सारे एसेट को रियलाइज किया जाएगा, एसेट को बेचा जाएगा। सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, चाहे वो फर्म के अंदर के हो चाहे वो फर्म के बाहर के हो, सारे के सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हो गया बच्चों यहां तक? अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिलेशन अकाउंट बनाना। रिलेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है, क्या स्टेप है जो कि हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते समय फॉलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों जब आप लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ रिलेशन अकाउंट। देखिए बहुत सिंपल है रिलेशन अकाउंट, ऐसा कुछ टफ नहीं है। हल्का सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको इसमें समझना है। इस पूरे चैप्टर में क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में हमको असेट को बेचना है। असेट को बेचने के बाद जो पैसा है उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, और लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचे वो पार्टनर कैपिटल को दे देना है। वही पूरा स्टेप का प्रोसेस हम लोग जो है बच्चों इस रिलेशन अकाउंट में करेंगे। और जब किसी असेट को मार्केट में बेचना होगा हमको, तो सबसे पहले उस असेट को हम लोग रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सारे असेट रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट बना रहेगा, क्वेश्चन में बनाए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बना लेंगे। बैलेंस शीट रहेगा, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट दिए हैं वो सारे के सारे एसेट यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है। 3 एसेट को छोड़ करके सारे एसेट लिखेंगे, सिर्फ 3 को छोड़ करके। कौन कौन से? एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्शियस असेट। जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस रहेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के जो बैलेंस रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिक्शियस एसेट। ऐसे एसेट जो रियल में एसेट नहीं है, एक आख फीचर उनके अंदर अवेलेबल है, इसलिए उसको एसेट साइड में लिखते हैं। क्लियर है? तो सारे एसेट को बैलेंस शीट बना रहेगा। जैसे यहाँ पे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट बना करके, कि बैलेंस शीट बना रहेगा, वहाँ पे एसेट लिखे रहेंगे। ठीक है। कैसे, कौन कौन से एसेट? जैसे लिखा रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख का, फर्नीचर 2 लाख का, स्टॉक 1 लाख का, ये एसेट लिखे हुए हैं। कैश 1 लाख का, बैंक 3 लाख का। तो ये हमारे एसेट बैलेंस शीट बना हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट लिखे हुए हैं। जब हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि असेट साइड में जितने भी असेट होंगे इनको हम लोग बच्चों 2 साइड में नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे? 2 लैंड एंड बिल्डिंग लिख करके,
टू फर्नीचर लिख करके, टू स्टॉक लिख करके, कैश और बैंक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे एसेट जाएंगे कैश और बैंक को छोड़ करके। तो ये जितने एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीनों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कैश और बैंक को नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, जितने भी एसेट हैं उनको हम लोग टू साइड में लिखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, उन सारे लाइबिलिटी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, उन सारे के सारे लाइबिलिटीज को बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्रेडिटर, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्रेडिटर, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे बाई साइड में हम लोग बाई क्रेडिटर और बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। ठीक है, तो जितने भी एसेट हैं सारे एसेट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको हम लोग यहाँ लिखते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब बच्चों हो गया कि पार्टनर से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है उसको छोड़ करके, पार्टनर से रिलेटेड जितनी लाइबिलिटीज है उनको छोड़ करके। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात हो रही है, फर्म के अंदर की लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तो सारे एसेट को किधर लिखना है, सारे एसेट को लिख देता है टू साइड में, सारे लाइबिलिटीज को किधर लिख देते हैं, सारे के सारे लाइबिलिटीज को लिख देते हैं बच्चों हम लोग बाई साइड में। इतना क्लियर हो गया? अब जब सारे एसेट को हम लोगों ने टू साइड में लिख दिया है, तो अब हम लोग एसेट को बेचेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग एसेट को बेचेंगे। भाई एसेट आ गया ना हमारा, एसेट को रिकॉर्ड कर लिए, अब एसेट को क्या करना है, एसेट को हमको बेचना है। तो एसेट रिकॉर्ड किधर किए हैं, एसेट रिकॉर्ड किए हैं टू साइड में। इसको बेचेंगे तो किधर लिखेंगे बच्चों, इसको बेचेंगे हम लोग लिखते हैं बाई साइड में, क्रेडिट साइड में। तो जब एसेट बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक, एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, तो एसेट बेचेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, बाई बैंक। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। क्लियर हो गया यहां तक? मान लीजिए बच्चों ये जो एसेट है इसको कोई पार्टनर लेके जाना चाह रहा है। पार्टनर बोला आप इस एसेट को बेचिए मत, आप ये एसेट का पेमेंट जो है हमको कर दीजिए, मतलब ये एसेट आप हमको दे दीजिए और इसका पैसा आप मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लीजिएगा। तो भाई मैं किसी और को दूं उससे पैसा लूं, या मैं पार्टनर को दूं और उसका सेटलमेंट जो है उसको कैपिटल अकाउंट से करूं, दोनों का मतलब सेम ही है। अल्टीमेटली मेरा बर्डन कम हो रहा है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाना चाहता है तो पार्टनर को हम एसेट दे देते हैं, और उसके केस में हम लोग यहाँ लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन ओवर। जो एसेट है उसको पार्टनर लेके चला गया तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एसेट टेकन ओवर। क्लियर हो गया? तो सारे एसेट को किधर नोट करेंगे बच्चों, सारे एसेट को टू साइड में नोट करेंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद सारे लाइबिलिटीज को किधर नोट करेंगे, बाई साइड में। ठीक है, कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब एसेट को किधर नोट कर लिया, टू साइड में। अब इसको बेचेंगे तो बाई बैंक लिखेंगे, और अगर वो एसेट पार्टनर लेके जाना चाह रहा है तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ये एसेट का कॉन्सेप्ट हो गया, सारे एसेट टू साइड में और बेचेंगे तो बाई साइड में लिखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात आती है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटीज बच्चों हम लोगों ने किधर रिकॉर्ड किया है, लाइबिलिटीज हम लोगों ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, बाई साइड में रिकॉर्ड किया है। अब जब हम लाइबिलिटी को बेचेंगे, लाइबिलिटी को बेचना क्या, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो लाइबिलिटी का पेमेंट किधर होगा बच्चों, टू साइड में। जैसे एसेट रिकॉर्ड किधर किए थे, डेबिट साइड में, उसको बेच रहे थे किधर, क्रेडिट साइड में, और बेचने का जो पैसा आया तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से लाइबिलिटी वाले केस में लाइबिलिटी किधर रिकॉर्डेड है, क्रेडिट साइड में। जब लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में। क्लियर है? तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी पेड ऑफ। क्लियर हो गया? अगर कोई लाइबिलिटी है वो पार्टनर टेक ओवर करना चाहता है, पार्टनर ले जाना चाहता है, पार्टनर बोलेगा उसका पेमेंट हम करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लाइबिलिटी टेकन ओवर। क्लियर हो गया? तो एसेट किधर रिकॉर्ड होंगे बच्चों, टू साइड में।
उसको बेचेंगे किधर, बाई साइड में। लायबिलिटी किधर रिकॉर्ड होंगे, बाई साइड में। उसका पेमेंट किधर होगा, टू साइड में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब आप ये समझिए कि हमने सारे एसेट को बेच दिया। सारे एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आया उससे लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। सारे एसेट को बेच दिया, एसेट बेचने के बाद जो पैसा आया उससे हमने लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिट साइड पूरा प्लस करेंगे, डेबिट साइड पूरा प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद अगर डिफरेंस टू साइड में आ रहा है तो उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया? और अगर डिफरेंस बच्चों क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इधर हम लिखते हैं बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, और इस लॉस को भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट का बच्चों ये फॉर्मेट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। हो गया? अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहला कि सारे एसेट को बेचना है, ठीक है? ऑल assets will be transfer to realization account, ठीक है? एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्शियस असेट, ठीक है? सारे एसेट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैश बैंक एंड फिक्शियस एसेट को छोड़ करके। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट आपको फंसा सकता है। हमारे पास जो एसेट होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट और एक होता है इनटेंजिबल असेट। एक होता है बच्चों टेंजिबल असेट और एक होता है इनटेंजिबल असेट, ठीक है? अभी हम लोग पहले बात करेंगे टेंजिबल एसेट के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनटेंजिबल एसेट के बारे में। टेंजिबल एसेट, अगर क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है, रियलाइज्ड वैल्यू गिवन मतलब कि कितने में एसेट बिका है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमारा जो एसेट है वो इस अमाउंट में बिका है, तो जितने में बिका है उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे बाई बैंक करके, ठीक है? तो बाई बैंक करके लिखते हैं ना, बाई बैंक करके, बाई बैंक काउंट, तो जो रियलाइज्ड वैल्यू गिवन होगा, बच्चों उसी रियलाइज्ड वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए टेंजिबल एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन, रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसेट वो बिका नहीं? तो ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे एसेट को बेचा जाएगा। रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है तो जितनी दी हुई उतना रिकॉर्ड करिए, और अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो एसेट हमारा बच्चों बिका है बुक वैल्यू में। किस में बिका है? बुक वैल्यू में। किस में बिका है? बुक वैल्यू में। तो अगर क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है तो जितने बोल रहा है उतने बेचिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एसेट की जो बुक वैल्यू होगी, जितने में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ है उसी वैल्यू को हमको क्या करना है, बाई बैंक करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख देना है। क्लियर हो गया? तो ये टेंजिबल एसेट की कहानी हो गई। टेंजिबल एसेट क्या बोलता है कि हमको हर एक टेंजिबल एसेट को बेचना है। क्वेश्चन बता रहा है कितने बिका है तो जितने में बता रहा है उतना रिकॉर्ड करिए, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कितने बिका है तो उसको बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करिए। क्लियर हो गया? वहीं पर इनटेंजिबल एसेट के बारे में बात करने जा रहे हैं अब हम लोग। इनटेंजिबल एसेट क्या बोलता है कि अगर रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है, तो बाई बैंक करके ये रियलाइज्ड वैल्यू लिखिए। आप ये रियलाइज्ड वैल्यू लिखिए, मतलब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल हम जो है 50,000 में बेचे हैं, तो बाई बैंक करके 50,000 लिख दीजिए। क्लियर? अगर क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है तो जो रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है
उतने पे ही आप मान लीजिए एसेट बिका है और उसी को बाई बैंक करके आपको लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन है, रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन है, क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों हमें इनटेंजिबल एसेट को बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। हम मान लेंगे कि ये इनटेंजिबल एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू निल है। क्या है? रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसकी रियलाइज्ड वैल्यू हम लोग बच्चों निल मान लेते हैं। निल मतलब जीरो मान लेते हैं, या फिर आप अपने आसान समझने के लिए ये कर सकते हैं कि हम ये मान लेंगे कि एसेट बिका ही नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट की वैल्यू रियलाइज नहीं दिया रहेगा तो भी उसको बेचना है। किसी टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमको उसको बेचना ही बेचना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो जितने बोल रहा है उतने में बेचेगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो उसको बुक वैल्यू में बेच दीजिएगा। इतना दिमाग में रखिए, टेंजिबल एसेट का जो मतलब जितने भी टेंजिबल एसेट हैं उनको हमको हर एक हाल में बेचना ही बेचना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जितने भी इनटेंजिबल एसेट होंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी बेचिएगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला इसका मतलब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू निल है और उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन बोले या ना बोले, बोले तो जितने में बोला उतने में बेचेगा, और नहीं बोला तो भी बेचना है, बुक वैल्यू में बेच देना है, बेचना ही है। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही बेचना है, नहीं बोलेगा तो उसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको बेचने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अब तीसरा एक बात और समझ लीजिए, डेटर का केस। किसका केस बच्चों? डेटर का केस। डेटर के केस में क्या होता है कि बैलेंस शीट जब आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में ऐसा लिखा होता है, डेटर लिखा होता है, ठीक है, और नीचे लिखा होता है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ये अमाउंट देता है, फिर माइनस करके यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। क्लियर है? डेटर लिखा रहता है, फिर नीचे लिखा था लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जब हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, जब हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो रिलेशन अकाउंट में हम लोग डेटा को टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किस पर? फुल वैल्यू पर। प्रोविजन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है इस वैल्यू पर नहीं, इस वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड करना है, ये जो फुल वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, डेटा की जितनी फुल वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। और प्रोविजन लायबिलिटी होता है, तो प्रोविजन को हम लोग यहाँ पे बाई साइड में बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद प्रोविजन का कुछ नहीं करना है, प्रोविजन बिकेगा नहीं, लायबिलिटी है। ठीक है, और प्रोविजन मतलब क्या होता है भाई? प्रोविजन मतलब होता है वो अमाउंट जो कि हमारा डूबने वाला था। ठीक है, ये तो एक तरीके का लॉस है जो कि हम मान के चल रहे थे कि ये होने वाला है, अब लॉस को थोड़ी ना बेच सकते हैं, तो ये बिकेगा नहीं। तो जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं यहाँ पर, जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोविजन का कुछ भी काम नहीं होगा, प्रोविजन यहाँ पर रिकॉर्ड करके एक बार छोड़ देना है बाई साइड में, और टू साइड में उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्लियर हो गया? और डेटर इधर रिकॉर्ड किए हैं, क्वेश्चन बोलेगा तो बाई बैंक करके जितने बोलेगा उतने बेच देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो डेटर की फुल वैल्यू क्या करेंगे, जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी, फुल वैल्यू होगी, वो बाई बैंक करके उतना लिख देंगे। मतलब डेटा तो क्या है भाई? डेटा तो हमारा जो है एसेट है, और एसेट के बारे में बोले या ना बोले हमको बेचना ही बेचना है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग इससे कुछ एंट्रीज देखते हैं कि रिलेशन अकाउंट के एंट्रीज क्या होते हैं, कैसे पास किए जाते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है बच्चों? सबसे पहला हमारा काम है जितने भी एसेट हैं उनको ट्रांसफर करना रिलेशन अकाउंट में। जितने भी एसेट हैं उनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो जब रिलेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। जितने भी एसेट हैं, जैसे रिलेशन अकाउंट डेबिट
टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू फर्नीचर। तो जितने भी एसेट हैं उनको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। कोई दिक्कत? उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है हम लोग का, जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको भी ट्रांसफर करते हैं। तो लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? तीसरा, अब असेट को हमने क्या किया बच्चों, असेट को हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, असेट को बेचना होगा। जब असेट को बेचना हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी असेट बिके, कोई भी एसेट बिके, उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। फर्नीचर बिकेगा तो भी लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। मशीन बिकेगा, प्लांट एंड मशीन बिकेगा तो भी हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है? असेट्स रिलेशन अकाउंट में आने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और सारे के सारे असेट और जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं, जो हमने असेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया ना, सब जितने भी असेट हैं सब अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो खो देते हैं, और सारे के सारे असेट और लाइबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। इसलिए असेट का मतलब असेट को बेचेंगे तो भी हम लोग रिलेशन अकाउंट वर्ड ही यूज करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो भी हम लोग रिलेशन अकाउंट वर्ड ही यूज करेंगे। क्लियर है? तो असेट बेचेंगे तो उस टाइम पे भी हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट रिलेशन, और लाइबिलिटी को जब बेचना होगा बच्चों, लाइबिलिटी को जब बेचना होगा, इसकी एंट्री यहाँ पे है, लाइबिलिटी का पेमेंट देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है? तो असेट को बेचने की एंट्री और लाइबिलिटी का पेमेंट की एंट्री दोनों के दोनों रिलेशन अकाउंट से ही पास होंगे। क्लियर हो गया? तो असेट ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। उसके बाद लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी रिलेशन अकाउंट में, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। इसके बाद सेल ऑफ असेट की बात आती है। जब असेट बेचेंगे तो असेट बेचने की एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किसके थ्रू आ रहा है, थ्रू रिलेशन, तो टू रिलेशन अकाउंट। मान लीजिए कोई असेट पार्टनर ले जा रहा है, बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई असेट पार्टनर ले जा रहा है तो यहाँ पे जहाँ बच्चों हम लोग कैश और बैंक लिख रहे थे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की। अभी मैंने बताया कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे भी हम लोग कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लाइबिलिटी तो लिखना नहीं है, लाइबिलिटी यहाँ क्या लिखना है, रिलेशन अकाउंट, तो लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है? और अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर बोल दिया कि भाई हम ले जाएंगे, लाइबिलिटी पार्टनर ले जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक की जगह टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम हो जाएगा। ठीक है? अब बात आती है ये जो पूरे रिलेशन का हमने प्रोसेस किया, ये जो पूरे रिलेशन का हमने प्रोसेस किया, इसमें कुछ खर्चे हुए होंगे, तो जो खर्चे हुए होंगे, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर फर्म पेमेंट कर रही है, कौन पेमेंट कर रहा है, अगर फर्म पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री हो जाती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और वहीं पर अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? इसके बाद रिलेशन अकाउंट हमने बना लिया, सारे एसेट को लिख लिया, सारे लाइबिलिटीज को लिख लिया, असेट बेच दिया, लाइबिलिटी बेच दिया, सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अगर प्रॉफिट आए तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, किस रेशियो में बच्चों, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चों? एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपका सेकंड पेज, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एसेट को टू साइड में ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्स्ड एसेट। सारे एसेट टू साइड में ट्रांसफर होंगे। सारे लाइबिलिटीज को हम लोग बाई साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। कौन सी लाइबिलिटीज, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको लिखते हैं।
अब असेट को क्या करेंगे बच्चों, असेट को बेचेंगे। जब असेट को बेचेंगे तो उसकी एंट्री ये होगी, बाई कैश एंड बैंक। असेट रिकॉर्ड किधर किए, टू साइड में, उसको बेचना है, बाई कैश एंड बैंक। सबसे पहले असेट रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको बेचेंगे, तो बेचने की एंट्री बाई कैश एंड बैंक। असेट रिकॉर्ड टू साइड है तो उसको बेचेंगे बाई साइड में। क्लियर है? अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट। मान लीजिए यही असेट पार्टनर ले जाने को बोल रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ कैश और बैंक की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर का नाम, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, असेट टेकन ओवर। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे लाइबिलिटी की। तो जब हम लोग लाइबिलिटी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी किधर रिकॉर्ड किए बच्चों, टू साइड में। इसका पेमेंट कैसे करेंगे, इसका पेमेंट हम लोग करेंगे टू कैश एंड बैंक। लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया, अब उसका पेमेंट करना है तो टू कैश एंड बैंक। लाइबिलिटी किधर रिकॉर्ड किए, बाई साइड में, उसका पेमेंट किधर होगा, उसका पेमेंट होगा बच्चों टू साइड में, टू कैश एंड बैंक अकाउंट लिख करके। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले जाने को बोल रहा है तो, कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले जाने को बोल रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर या लाइबिलिटी टेकन ओवर। क्लियर हो गया? रिलेशन अकाउंट में कोई एक्सपेंस है, रिलेशन अकाउंट में कोई एक्सपेंस है, ये जो पूरा रिलेशन का प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को करने में कुछ खर्चा हुआ होगा, ठीक है? तो ये जो पूरे प्रोसेस को करने में खर्चा हुआ उसकी एंट्री क्या होती है, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या होती है, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस ऑन रिलेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंस ऑन रिलेशन। क्लियर हो गया? और अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर ये एक्सपेंस पार्टनर देता तो क्या लिखते हैं, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में वही एक्सपेंस टेकन, और सॉरी एक्सपेंस ऑन रिलेशन। क्लियर हो गया? अब क्रेडिट साइड पूरा प्लस करेंगे, डेबिट साइड पूरा प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद अगर प्रॉफिट आ रहा है, माइनस करने के बाद अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस आएगा बाई साइड में, उसको हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसका फॉर्मेट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों यहाँ तक? इसके बाद हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे। और अगर कुछ कहीं बचा रह जाएगा तो वो क्वेश्चन करते करते हम लोग सीखेंगे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इतना दिमाग में रखिए कि एग्जाम में मिलेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ एनी liabilities are paid off through asset, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट बच्चों हम किसी असेट से कर रहे हैं, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी असेट से कर रहे हैं, तो ऐसे केस में नो एंट्री इज पास्ड, कोई एंट्री हम पास नहीं करते हैं। लाइबिलिटी का पेमेंट अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी असेट से कर रहे हैं तो इसकी कोई एंट्री हमको पास नहीं करनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी असेट से करते हैं तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। इसको हम लोग बच्चों रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सारे एसेट को टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सारे लाइबिलिटीज को बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हमने किसी एसेट से किया तो उसकी एंट्री आपको पास नहीं करनी है। एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बाई साइड में सारी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट वाले केस में किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट से होगा, उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री केस आता है तो वहां पे भी क्वेश्चन मिलता है। अगर क्वेश्चन जनरल एंट्री केस आ गया तो वहां पे भी रहता है। क्वेश्चन बोलता है कि अ क्रेडिटर इज पेड ऑफ थ्रू फर्नीचर, ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, वहां पे साफ लिख देंगे नो एंट्रीज पास्ड। क्लियर है? और अगर अकाउंट में आ रहा है कि क्रेडिटर का पेमेंट हम फर्नीचर देकर के किए हैं तो उसको आपको जो है ना ही क्रेडिटर का कुछ रिकॉर्ड करना है, ना ही फर्नीचर का कुछ रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अब आइए हम लोग का क्वेश्चन करने का समय आ गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट अगर छूटे होंगे तो वहां पे क्वेश्चन करते करते कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक? अब इसके कुछ क्वेश्चंस बोले गए थे देखने को, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आशीष और कनव दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बच्चों कितना दे रहा है? 3:2 दे रहा है। यहाँ पे असेट्स दिए हुए हैं बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस।
लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये हम लोग के लिए लाइबिलिटी ही होता है, इसको आप रिजर्व मत मानिएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बच्चों लाइबिलिटी होता है। मिसेस आशीष लोन दिया हुआ है, आशीष की वाइफ का लोन दिया है, आशीष का लोन नहीं दिया है, तो आशीष की वाइफ आउटसाइडर मानी जाएगी। तो ये जो बच्चों मिसेस आशीष लोन है ये आउटसाइडर है, ठीक है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। कनफ लोन, कनफ पार्टनर है, तो कनफ का जो लोन है ये पार्टनर का लोन हुआ, इसको आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं मानना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, और रिलेशन अकाउंट बनाते हुए ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले अपना रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। रिलेशन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले जितने भी एसेट होते हैं उनको हम टू साइड में लिख देंगे। कौन से एसेट? ओनली दोज एसेट आर ट्रांसफर्ड विच कैन बी सोल्ड इन मार्केट। कैश, बैंक एंड फिक्स्ड एसेट को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो बैंक को छोड़ करके स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और प्लांट, ये चारों जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट। हमने क्या किया बच्चों, जितने भी एसेट थे उनको हमने टू साइड में ट्रांसफर कर दिया। और कोई एसेट बचे हैं? इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे लिख दीजिए, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सारे एसेट को बच्चों हम लोगों ने टू साइड में लिख दिया, अकाउंट मत लगाइए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सारे एसेट को हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको लिखना है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में कौन कौन है बच्चों? ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे हमारा जाता है आउटसाइड लाइबिलिटीज बाई ट्रेड क्रेडिटर, बाई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और मिसेस आशीष लोन, ये भी आउटसाइडर है, पार्टनर हमारा आशीष है, उसकी वाइफ हमारी पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग आउटसाइडर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई मिसेस आशीष लोन। और कौन सा बचा? कनव, तो पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन इसमें लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों का केस बच्चों में बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पे समझिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये तो वैसे हम लोग के लिए रिजर्व है, इसको हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि कोई क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम आ गया, तो जितने का क्लेम आ गया बच्चों, जितने क्लेम आ गया वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? वो हम लोग के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। उसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में, उसको हम लोग बच्चों रिलेशन अकाउंट में टू साइड में भी लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जितने क्लेम आया है, और टू बैंक अकाउंट करके उसका पेमेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने रिजर्व कितने का बनाया, हमने 50,000 का रिजर्व बनाया है और क्लेम आ गया 20,000 का। क्लेम कितने का आ गया बच्चों? क्लेम आ गया 20,000 का। रिजर्व कितने का है? रिजर्व है 50,000 का। क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया 20,000 का। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या 50,000 लिखेंगे? बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या पूरा 50,000 लिखेंगे? जी नहीं, यहाँ पे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ जितने का क्लेम है वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। कितना? 20,000। कितना? 20,000। क्लियर है? यहाँ पे लोग कितना लिखेंगे बच्चों? 20,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 20,000। उसके बाद
यहाँ पे टू बैंक करके पेमेंट कर देना है, क्योंकि भाई क्लेम आ गया तो लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी हो गई तो उसका पेमेंट अपने को करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हमने 50,000 का रिजर्व बनाया है और क्लेम पूरा 50,000 का आ गया, तो यहाँ पे 20,000 की जगह हम लोग लिखेंगे 50,000, और यहाँ पे पेमेंट भी कितना करेंगे? 50,000। अगर हमने रिजर्व बनाया है 10,000 का, कितने का? 10,000 का। रिजर्व 50,000 का है, क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया 10,000 का। रिजर्व कितने का? रिजर्व है 50,000 का। क्लेम कितने का आ गया? 10,000 का। तो यहाँ पे हम लोग वर्कमैन कमीशन रिजर्व लिखेंगे 10,000, और पेमेंट कितना करेंगे? 10,000। क्लियर हो गया? तो अगर क्लेम आएगा तो जितने का क्लेम आएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख करके इधर क्रेडिट साइड में लिखना है, और टू बैंक करके उसका पेमेंट कर देना, क्योंकि क्लेम आ गया तो भाई अब फर्म बंद होने वाली है तो उसका पेमेंट अपने को करना पड़ेगा, तो उसका पेमेंट हम यहाँ कर देंगे। पहले उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे, फिर उतने का पेमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? बच्चों अगर हमने रिजर्व 50,000 का माना है, उसमें से क्लेम 20,000 का आया, तो 20,000 तो भर देंगे, बाकी 30,000 क्या होगा? बाकी 30,000 रुपया रिजर्व की तौर पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाई वर्कमैन कमीशन रिजर्व लेकर के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। हमने 50,000 का रिजर्व माना था और क्लेम 50,000 का आ गया। रिजर्व कितने का? रिजर्व है 50,000 का, और क्लेम कितने का आ गया? क्लेम आ गया 50,000 का। तो पूरा 50,000 क्लेम आया है, तो जब क्लेम पूरा 50,000 का है, कुछ बचेगा? तो पार्टनर में कुछ बचेगा नहीं। हमने 50,000 का रिजर्व बनाया है, क्लेम आ गया 10,000 का, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे बाई वर्कमैन कमीशन रिजर्व, टू बैंक करके 10,000 का पेमेंट कर देंगे। तो 50,000 में 10,000 का पेमेंट हो गया, कितना बचा? 40,000 बच जाएगा। ये 40,000 हम क्या करेंगे? इस 40,000 को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई वर्कमैन कमीशन रिजर्व लिख करके। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट बता देता हूं। इसका ट्रीटमेंट बच्चों देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख जाए, बैलेंस शीट बना है, बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट बना हुआ है, और उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको दिख जाए, तो आप क्वेश्चन के नीचे वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे और ये खोजेंगे उसमें, या ये फाइंड करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने का रिजर्व है फुल अमाउंट लिख दीजिएगा। जितने का रिजर्व है फुल अमाउंट लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। क्वेश्चन में IFR दिया हुआ है और नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हैं, इस एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं भी कुछ भी बोला हो कि पार्टनर ले गया, या इसकी मार्केट वैल्यू इतनी हो गई, या इसको हम बेच दिए, कुछ भी अगर बोला हो, तो आप यहाँ पे IFR लिख देंगे रिलेशन अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ये हमारा रिलेशन अकाउंट है, रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप IFR लिख करके छोड़ देंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट के बारे में जो बोला होगा, जैसे हम बाकी एसेट का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही हम इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट करेंगे। पहला केस समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला है तो बाई IFR लिख के फुल अमाउंट लिख दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में IFR है तो। दूसरा केस बताने जा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे IFR दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों IFR दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नॉर्मल रिजर्व की तरह बाई IFR लिख करके ओल्ड पार्टनर ओल्ड कैपिटल में बांट देंगे। क्लियर हो गया? ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में IFR दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है, तो हमको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट लिख देना है IFR का नाम से, और इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट जैसे करते हैं बाकी एसेट का वैसे ही करेंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस IFR लिख के भूल जाना है। उसके बाद नीचे जो जो बोला होगा वैसे हम लोग करेंगे। और अगर क्वेश्चन में IFR दिया हुआ है, बैलेंस शीट में IFR दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट में कहीं भी कुछ भी नहीं बोले, कहीं कुछ भी नहीं बोले, तो आप समझ लीजिएगा कि IFR का ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए बच्चों हम लोग इसका क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन अकाउंट बना रहे थे, और रिलेशन अकाउंट बनाते समय हमने सारे एसेट को लिख लिया, सारे लाइबिलिटीज को लिख लिया था।
हम लोग बात कर रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो पहले ढूंढिए कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम है कि नहीं। अगर कोई क्लेम होगा तो जितने का क्लेम होगा उतना ही अमाउंट बाई साइड में, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, और उतना ही अमाउंट टू साइड में। लेकिन अगर कहीं कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे कहीं किसी के बारे में बोला है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है। तो जब क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है तो यहाँ पे हमको बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जो है, ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब आप जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में सोचिए कि क्या कहीं नीचे जो एडजस्टमेंट दिए इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात हुई है कि नहीं। पहले पॉइंट में कहीं कुछ बोला है, पहले पॉइंट में फर्नीचर से रिलेटेड बोला है, मिसेस आशीष लोन से रिलेटेड बोला है। दूसरे पॉइंट में डेटर के बारे में बात हुई है, प्लांट के बारे में बात हुई है। तीसरे पॉइंट में कनव टुक ओवर 40% स्टॉक, स्टॉक के बारे में बात हुई है। चौथे पॉइंट में ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। फोर्थ पॉइंट बच्चों पढ़िए, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, क्या बोला है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ भी बोल दे तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर क्रेडिट साइड भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बच्चों हम लोगों ने सारे एसेट को लिख लिया, सारे लाइबिलिटीज को लिख लिया। अब हमें इनकी वैल्यू प्लॉट कर लेनी है। तो आइए हम लोग वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। असेट में स्टॉक है 24,000, 19,000, 40,000 और 2,10,000। 24, 19, 40, 2, 10, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 24,000। डेटर था 19,000 का, फर्नीचर था 40,000 का, स्टॉक था 2 लाख, सॉरी प्लांट था 2,10,000 का। क्लियर हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने का था, 32,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 32,000। क्लियर हो गया। ट्रेड क्रेडिटर देखिए बच्चों, ट्रेड क्रेडिटर 42,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000 और मिसेस आशीष लोन 90,000। 42,000, 60,000, 90,000 तीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 42,000, 60,000 और 90,000 ये हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है कि क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है कि नहीं दिया, दिया है और नीचे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाई साइड में लिखते हैं, कितने का है। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाई साइड में लिखा है, अमाउंट कितना लिख देंगे, 4,000 लिख देंगे। तो ये सारे एसेट हो गए, सारे लाइबिलिटीज हो गए। क्लियर है। अब असेट को बेचेंगे तो इधर लिखेंगे, या पार्टनर ले जाएंगे तो इधर लिखेंगे। लाइबिलिटीज इधर इधर रिकॉर्डेड है क्रेडिट साइड में, तो उसका पेमेंट करेंगे तो टू साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर हो गया। आइए पहला पॉइंट पढ़िए। आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पेज ऑफ मिसेस आशीष लोन। फर्नीचर ये जो है ये हमारा आशीष ले जा रहा है, और जो मिसेस आशीष लोन है इसका पेमेंट भी आशीष करने को तैयार, अपनी वाइफ का पेमेंट वो करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर टू साइड में रिकॉर्डेड है, इसको बेचेंगे या पार्टनर ले जाएंगे तो बाई साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पार्टनर का नाम बाई आशीष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर टेकन ओवर। कितने मिले गया बच्चों, 38,000 मिले गया। कितने मिले गया, 38,000 में। और मिसेस आशीष लोन का पेमेंट उसने कितना किया ये नहीं बोला, इसका मतलब फुल पेमेंट रिलाइज होगा। तो मिसेस आशीष लोन किधर रिकॉर्ड किए बच्चों, मिसेस आशीष लोन आप देखिए, मिसेस आशीष लोन यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड है ना, इसका पेमेंट किधर होगा, टू साइड में। और पार्टनर पेमेंट का पार्टनर का नाम लिखेंगे, टू आशीष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मिसेस आशीष लोन पेड। ठीक है, कितना बच्चों, 90,000 पूरा लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। डेटर रिलाइज 18,500 एंड प्लांट रिलाइज 10% मोर। डेटर से कितना मिला, 18,500।
और प्लांट भी बेचे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। आप जानते हैं बेचते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं। क्या क्या बेचे हैं? डेटर बेचे हैं, प्लांट बेचे हैं, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कितने का डेटर है भाई हमारा? 18,500। कितने का बच्चों? 18,500। अब बात आती है प्लांट की। किसकी आती है बात? प्लांट की। तो प्लांट कितने का है? 2,10,000। प्लांट कितने का? देखिए बच्चों यहाँ पे 2,10,000 का है, और कितने में गया? 10% ज़्यादा, तो 2,10,000। 2,10,000 प्लस 10%, और कर लेंगे 2,31,000 आ जाएगा। तो कितने में गया? 2,31,000 में गया। 2,31,000। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिए 0,058,9 और 3 + 1 4। 2,49,500 में गया। कोई दिक्कत? ये हमारा सेकंड पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट, कनव took over 40% of the stock at 20% less than book value and remaining stock was sold at a gain of 10,000। देखिए बच्चों, स्टॉक हमारा कितने का है? स्टॉक है हमारा 24,000 का। कितने का है? 24,000। इसका 40% निकाल लीजिए, और 40% जो है वो कनव लेके जा रहा है। तो 24,000 का 40% कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 40%, 9,600। कितना हो जाएगा? 9,600 का जो है वो कनव लेके जा रहा है। कितने में ले जा रहा है? 20% कम में ले जा रहा है। तो 96,000 का 20% निकाल करके 9,600 में से माइनस कर देना। 9,600 इंटू 20% निकाल के माइनस कर दिए, 1920 मिल गया। तो माइनस कर दिए 9,600 में से 1920 माइनस 9,600, 7,680 मिल गया। कितने मिल गया बच्चों? 7,680 मिल गया। और स्टॉक हमारा इधर है, जाएगा तो इधर लिखेंगे। कौन ले गया है? पार्टनर ले गया, तो पार्टनर नाम लिखेंगे कनव कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर। कितने मिले गया? 7,680। 7,680। कोई दिक्कत इसमें? तो 24,000 का 40% तो कनव ले गया। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। बच्चों 24,000 का 60% बचा होगा। 24,000 का 60% बचा होगा। कैलकुलेट करिए कितना होगा? 24,000 का 60% 14,400 होगा। कितना होगा बच्चों? 14,400। 14,400 का स्टॉक जो है वो 10% गेन मिले गया। तो 10% निकाल के इसका प्लस कर दीजिए। प्लस 10% कितना आ जाएगा? 15,840। 15,840 में इसको हम बैंक के थ्रू बेच दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब बेच देते हैं तो इसको हम लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? स्टॉक रियलाइज्ड 15,840 में चला गया। ठीक है बेटा, ये जाकर के हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड क्रेडिटर 42,000 का वो अपने लाइबिलिटी के बदले इन्वेस्टमेंट 32,000 का लेके चला गया। मतलब आपको बच्चों अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी एसेट से करते हैं, इफ़ एनी लाइबिलिटी आर पेड ऑफ थ्रू एसेट नो एंट्रीज पास, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी एसेट से करते हैं, इसकी कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो फोर्थ पॉइंट कोई एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, Kanav agreed to took over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000। कनव ने बोला कि भाई हम पूरे डिसोल्यूशन का काम कर लेंगे और इसके बदले हमें 12,000 रुपया चाहिए। तो ये 12,000 रुपया कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? कनव को देगा। एंड टू बियर रिलेशन एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू 8,000। एक्चुअल एक्सपेंस कितने का हुआ बच्चों? एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है हमारा वो 8,000 रुपये का हुआ है। अब आप ये बताइए कि कनव को एग्जैक्टली मिल कितना रहा है? 12,000 रुपया। कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। और डिसोल्यूशन मतलब जो भी डिसोल्यूशन खर्चा था वो कौन बियर करने को बोला था?
कनव बोला था, बोला आप हमें 12,000 रुपये दे दीजिए, बाकी जो भी खर्चा होगा, बाकी जो भी खर्चा होगा वो कौन करेगा, वो कनव करेगा। तो 8,000 रुपये ये जो बच्चों गया, ये कनव के जेब से गया, वो अपना पर्सनल पेमेंट किया है। क्लियर है? फर्म ने कनव को कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये दिया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये से मतलब है। ध्यान दीजिएगा कि अगर पार्टनर बोल दिया कि भाई ये खर्चा का जो लॉस होगा वो मैं बियर करूंगा, ये खर्चा मैं करूंगा और इसका बर्डन भी मेरे ऊपर ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में रिलेशन अकाउंट में से कोई एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। बस फर्म जितना दे रही है उस पार्टनर को, सिर्फ उसकी एंट्री होगी। तो फर्म यहाँ पे पार्टनर को कितना दे रही है बच्चों, फर्म यहाँ पे पार्टनर को 12,000 दे रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 12,000 की एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कनव कैपिटल अकाउंट, टू कनव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेमुनरेशन कितना बच्चों, 12,000। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट बचे? अब कोई पॉइंट इसमें एडजस्टमेंट में नहीं बचा है। अब क्वेश्चन आप खत्म मत मान लीजिएगा बच्चों, आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि क्वेश्चन करने के बाद आप सारे असेट को चेक करेंगे कि सारे असेट बिक गए कि नहीं बिक गए, क्योंकि जो असेट के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले उसको भी हमको बेचना होता है किस वैल्यू में, बुक वैल्यू में। तो स्टॉक के बारे में बोला था, स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया, फर्नीचर, तो स्टॉक के बारे में बोला था, डेटर हो गया, फर्नीचर कौन लेके चला गया था, फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है कहीं पर, हाँ फर्नीचर आशीष लेके गया था। प्लांट के बारे में कहीं कुछ बोला था, प्लांट रियलाइज हो गया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर लेके चला गया, मतलब सारे एसेट के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। सारे लाइबिलिटीज का चेक करिए, लाइबिलिटीज में सबके बारे में सब कुछ बोला है कि नहीं बोला है, लाइबिलिटीज में चेक करिए। ट्रेड क्रेडिटर के बारे में बोला था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में नहीं बोला है। तो जब किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो उसका पूरा का पूरा पेमेंट हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आप पूरा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, आप पूरा फुल फॉर्म यूज करेंगे। कितने का था बच्चों हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कितने का था? आई थिंक ये हमारा था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यहाँ पे 60,000 का, तो यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे, 60,000 लिख देंगे। ठीक है, और कोई लाइबिलिटी बची इसके बारे में कुछ ना बोला हो? आशीष लोन हो गया, पार्टनर के लोन का पेमेंट आप जानते हैं कि हम लोग अलग से करते हैं लोन अकाउंट बना करके, इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो सारे एसेट को बच्चों हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, सारे लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सिंपल सा है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए, 42,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 4,000 प्लस 38,000 प्लस 249500 प्लस 7680 प्लस 15840, कितना हो गया, 507020। ठीक है, अब डेबिट साइड टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड में 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 21,000 प्लस 32,000 प्लस 90,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000, कितना हो गया, 2,98,000 हो गया, 2,98,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ये डेबिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड में पैसा कम पड़ा है तो ये हम लोग के लिए प्रॉफिट होगा। माइनस कर लीजिए बच्चों, 507020 में से 209020 इतना अमाउंट बचा और डेबिट साइड में कम पड़ा तो ये हम लोग प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, और इसको किस में बांट देंगे, पार्टनर का नाम क्या था, पार्टनर का नाम यहाँ पे था आशीष और कनव। ठीक है,
तो ये आशीष और कनव में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। कितना था? 209020, ठीक है, 209020, और इसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना है बच्चों? कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया था 3:2 दिया था, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 209020 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, इसका आ जाएगा बच्चों 125412। माइनस कर दिए 209020 में से, तो 838608। अब अकाउंट आप क्या करिए, अकाउंट आप बच्चों क्लोज कर दिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ बातें बस आपको ध्यान रखनी है। सारे एसेट को टू साइड में नोट करना है, सारे लाइबिलिटीज को बाई साइड में नोट करना है। ठीक है, लाइबिलिटीज को नोट करने के बाद असेट टू साइड में नोटेड है, उसका पेमेंट बाई साइड में होगा। लाइबिलिटी बाई साइड में नोटेड है, उसका पेमेंट टू साइड में होगा। बेच रहे हैं तो बाई बैंक लिखते हैं, और अगर पार्टनर ले जा रहा है असेट तो पार्टनर का नाम लिखते हैं। लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, टू कैश और बैंक लिखते हैं, और अगर पार्टनर ले जा रहे हैं तो टू पार्टनर का नाम लिखते हैं। WCR केस में जितने का क्लेम है उतना दोनों साइड लिख देंगे, और IFR केस में अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला है तो बाई साइड में IFR लिख देते हैं। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ऐसा ही। अब आइए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है गिरिजा एंड गणेश व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में डेटर है, प्रोविजन भी है। प्रोविजन हम लोग की लाइबिलिटी होता है, उसको बस बाई साइड में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्रॉफिट लॉस भी है। ठीक है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, गिरजा ब्रदर लोन है, गणेश लोन है। ठीक है, गिरजा ब्रदर्स लोन है, गिरजा का लोन नहीं है, गिरजा का भाई का लोन है। भाई हमारे फर्म में पार्टनर नहीं है, तो ये आउटसाइडर होगा, ये आउटसाइड लाइबिलिटी होगा, इसको रिलेशन फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा। गणेश पार्टनर है, इसका लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको बोला गया रिलेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैंक अकाउंट बनाइए। ठीक है, ये हम लोग तीनों बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग इसमें टू साइड में सारे एसेट लिख देंगे। एसेट में क्या क्या है? डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ है। ठीक है, तो डेटर यहाँ लिखेंगे बच्चों, टू डेटर अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे डेटर का? डेटर का फुल अमाउंट लिखेंगे, पूरा का पूरा 55,000, पूरा का पूरा 55,000। ठीक है, ये आपको बताया गया था। इसके बाद प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ कितने का है? 2,000, पूरा यहाँ लिख देंगे। अब प्रोविजन लिखने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रोविजन लिखने के बाद भूल जाइएगा कि प्रोविजन है भी, और इसके बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, तो टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग। हमारा काम क्या है? हमारा काम है जितने भी एसेट हैं उनको टू साइड में लिखना। ठीक है, कैश, बैंक और फिक्सड एसेट को छोड़ करके। अमाउंट भी इनका देख लिया जाए। अमाउंट इनका है स्टॉक का 78,000, 89,000, 2,50,000। 78,000, 89,000 और 2,50,000 यहाँ पे लिख दिया गया। कोई दिक्कत इसमें? 78, 89, 250, हाँ ठीक है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को सारी लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज? जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड लाइबिलिटी है, गिरजा ब्रदर लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, पहले इन तीनों को लिख लेते हैं। क्रेडिटर बाई क्रेडिटर बाई बैंक ओवरड्राफ्ट और बाई गिरजा ब्रदर्स लोन। लिख दिया, तीनों का अमाउंट लिख दिया जाए।
80,000, 50,000, 77,000, 80,000, 50,000 एंड 77,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? सारे एसेट टू साइड में, सारे लाइबिलिटीज बाई साइड में। गणेश लोन, गणेश पार्टनर है, इसका अलग से लोन अकाउंट बना के पेमेंट करेंगे बच्चों हम लोग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखता ही आप नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसमें देखें कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। देखिए कहीं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 9,000 लेस, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9,000 लेस। इन्वेस्टमेंट का बोल दिया ना बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का था भाई हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 15,000 का, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने लगभग सारे एसेट को लिख लिया, हमने सारे लाइबिलिटीज को लिख लिया। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डेटर ऑफ 6,000 वर प्रूव्ड बैड। डेटर कितने का बच्चों? डेटर है हमारा 55,000 का, इसमें से 6,000 जो है वो बैड डेप्थ हो गया, मतलब 55,000 में से 6,000 का डेटर नहीं मिलेगा, तो बाकी पैसा मिला होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट डेटर। 55,000 में से 55,000 का जो डेटर था, इसमें से 6,000 बैड डेप्थ हो गया, तो मैथ्स के लिए कितना मिलेगा? 49,000 तो मिला होगा ना, यहाँ पे 49,000 लिख दिया जाएगा। तो दिक्कत इसमें पहला पॉइंट हो गया। ये नहीं बोल रहा, देखिए कई बार बच्चे जो है इसको समझ लेते हैं कि 6,000 ही मिला है। बच्चों बोला 6,000 बैड डेप्थ हो गया, मतलब 6,000 डूब गया, तो बाकी पैसा हमको मिला होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट पढ़िए। गिरजा अग्री टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन। जो इसके भाई का लोन का पेमेंट था वो गिरजा पेमेंट करने को बोल रही है। तो बच्चों भाई के लोन को हम लोग ने यहाँ रिकॉर्ड किया है लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का पेमेंट किधर करते हैं? टू साइड में, और टू गिरजा कैपिटल अकाउंट। गिरजा पेमेंट करने को बोले तो टू गिरजा कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गिरजा ब्रदर लोन पेड। कितने का बच्चों? 77,000 का। अमाउंट नहीं दिया था, देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया था, तो अमाउंट नहीं दिया तो पूरा फुल पेमेंट कर दिया। थर्ड पॉइंट, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 10,000 वाज पेड ओनली 3,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक क्रेडिटर है 10,000 का, जिसका पेमेंट हमने कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 3,000 किया। तो जब क्रेडिटर का पेमेंट बच्चों हम लोग 3,000 किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर पेड ऑफ कितना? 3,000। 10,000 का था, 10,000 का था। जितने भी क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के थे बच्चों? 80,000। 80,000 में से 10,000 का क्रेडिटर जो था उसको सिर्फ 3,000 दिया। तो जितना दिया हमको सिर्फ उसी से मतलब है। ठीक है, हमने जितना दिया हमको सिर्फ उसी से मतलब है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग वर ऑक्शन फॉर 1,80,000। बिल्डिंग जो है हम लोग ने ऑक्शन में बेचा है 1,80,000 का। एंड ऑक्शन कमीशन अमाउंटेड टू 1,80,000 एंड द ऑक्शन कमीशन अमाउंटेड टू 8,000। यहाँ पे डबल बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्डिंग बेचा कितने का? 1,80,000 का, और ऑक्शन कमीशन कितने का है बच्चों? 8,000 का। तो 1,80,000 की बिल्डिंग हमने बेची, तो पैसा आया 1,80,000। इसमें से 8,000 रुपया हमने जो है कमीशन पे कर दिया। तो एग्जैक्टली हमारे जेब में कितना आया? एग्जैक्टली हमारे जेब में आएगा 1,72,000। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट नहीं, ये डेटा लिखे थे ना, इसी के नीचे आप लोग लिख दीजिए बिल्डिंग 1,72,000। 1,80,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,72,000। ये 1,72,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू। ये वर्ड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो
4000 का स्टॉक वो ले जा रहा है वो 20% ऑलरेडी कम है बुक वैल्यू से। मतलब कि ये जो 4000 का स्टॉक लेके जा रहा है ये 80% है। ये कितना परसेंट है बच्चों? ये 80% है। अपने को 100% चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5000, मतलब 5000 का स्टॉक जो है गणेश 4000 में लेकर के जा रहा है। तो स्टॉक हमारा जा रहा है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसको बच्चों लोग बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बाई स्टॉक, बाई स्टॉक नहीं, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट करके, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्टॉक टेकन ओवर, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा और बिल्डिंग था इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। स्टॉक टेकन ओवर कितने में बच्चों? 4000 में लेकर के गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला था? बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। बाकी जो स्टॉक बचा, तो भाई हमारे पास स्टॉक कितने का था? 78,000 का। 78,000 में से 5,000 का स्टॉक हमने किसको दे दिया? गणेश को दे दिया। भले ही 4000 में दिया लेकिन था तो स्टॉक 5000 का, तो स्टॉक 5000 का दे दिया। कितना बचा? 73,000 का स्टॉक बचा। और ये 73,000 का स्टॉक हम किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर को दे रहे हैं अपने क्लेम के बदले, कि भैया क्रेडिटर भैया आप जो है अपने पैसे के बदले हमसे स्टॉक ले जाइए। तो किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम किसी असेट से कर रहे हैं। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिटर हम लोग के लिए क्या है? क्रेडिटर हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। और इस लाइबिलिटी का पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? अपने स्टॉक से कर रहे हैं। तो जब किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किसी असेट से करते हैं उसकी कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं, तो इसकी कोई एंट्री बच्चों पास नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 9,000 लेस। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 89,000। इन्वेस्टमेंट कितने का बच्चों? देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा 89,000 का है। इसको बेचे हैं और 9,000 कम में, तो बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज लिख लीजिएगा आप लोग। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80,000 में से 9,000 मैच करेंगे, सॉरी 89 में से 9,000 मैच करेंगे, कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट 80,000 में बेच दिया, और बेचते हैं तो बाई बैंक अकाउंट करके लिखते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 17,000 एंड वर पेड बाय गणेश। इस पॉइंट में, जो पॉइंट नंबर बच्चों 7 है, इस पॉइंट में कहीं नहीं बोल रहा है कि गणेश वॉज टू बियर द रिलेशन एक्सपेंस। सिर्फ बोल रहा है कि एक्सपेंस 17,000 हुआ, गणेश ने पेमेंट किया, बाद में फर्म इसको पैसा वापस करेगी। तो अल्टीमेटली ये नॉर्मल केस है। और अगर रिलेशन एक्सपेंस का पेमेंट हम बैंक के थ्रू करते हैं, टू बैंक लिखते हैं। रिलेशन एक्सपेंस केस में अगर कुछ नहीं हुआ तो हम टू बैंक लिखते हैं, और अगर बोला है पार्टनर तो पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू साइड में टू गणेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑफ। कितने का था रिलेशन एक्सपेंस? 17,000 का आई थिंक, ठीक है। 70,000 हो गया, ठीक है। तो लगभग सारे पॉइंट हमने एडजस्टमेंट वाले कवर कर लिए। अब इसके बाद अपना एक ही नियम है कि सारे पॉइंट करने के बाद हमको चेक करना है कि सारे असर हमने बेच दिए कि नहीं बेच दिए। तो बच्चों देखिए, डेटर के बारे में बोला था क्वेश्चन में, स्टॉक के बारे में बोला था, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला था, बिल्डिंग के बारे में बोला था, सबके बारे में बोला था। तो सारे असेट तो बिक गए। लाइबिलिटी में चेक करिए, लाइबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में बोला था। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसके बारे में क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बोला था, ठीक है। जब इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, तो इसका सेटलमेंट अभी हमको करना पड़ेगा। गिरजा ब्रदर्स लोन इसके बारे में बोला था, IFR सब हो ही गया। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग की लाइबिलिटी है, और किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोले उसका पूरा पेमेंट करना होता है। किसी का पैसा फर्म लेके भागेगी नहीं, ठीक है। लाइबिलिटी जितने होंगे उनका पूरा पेमेंट होगा, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसको छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट पेड ऑफ, ठीक है। कितने का? कुछ नहीं बोला तो पूरे फुल अमाउंट में। तो लगभग सारे एसेट हो गए, सारे लाइबिलिटीज हो गए, सबका हिसाब क्लियर हो गया, सबके ट्रांजेक्शन्स को बच्चों हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। पहले इधर का पूरा अमाउंट प्लस करेंगे, इधर का अमाउंट अगर प्लस करेंगे तो 80,000, 82,000, 82,000 और 50,000, 82,000
प्लस 50,000, 1,32,000 प्लस 77,000 प्लस 15,000 प्लस 2,21,000 प्लस 4,000 प्लस 80,000, कितना हो गया? 5,29,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। डेबिट साइड का टोटल करिए, 55,000 प्लस 78,000 प्लस 89,000 प्लस 2,50,000 प्लस 77,000 प्लस 3,000 प्लस 17,000 प्लस 50,000, 6,19,000 बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। अब हमें क्या करना है? डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर लेना है। माइनस 5,29,000, कितना आ गया? 90,000 आ गया। कितना आ गया? 90,000। किस साइड पैसा कम पड़ रहा है? बाई साइड में बच्चों पैसा कम पड़ा है, तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? गिरजा और गणेश में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इनके प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना है? 2:3। तो 90,000 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा आपका 36,000, इसका हो जाएगा, और आपका 54,000। ठीक है, तो ये 90,000 का मेरा लॉस कंप्लीट। अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद अपने को बनाना है बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बोला था बैंक अकाउंट बनाने को। ठीक है, बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले अगर कोई पार्टनर का लोन होता है उसका पेमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए गणेश का लोन है, तो गणेश का लोन है तो पहले गणेश के लोन का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों गणेश का लोन अकाउंट देखिए कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, ये गणेश लोन अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितने का लोन है भाई गणेश का? गणेश का लोन अगर देखा जाए तो गणेश का लोन है बच्चों हमारा 28,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 28,000 और इधर टू बैंक अकाउंट करके 28,000 लिख दीजिए। लोन के केस में कहीं भी कोई पंचायत नहीं है बच्चों, सिंपल सा बाई साइड में लिखिए। ठीक है, लोन का अमाउंट और टू बैंक करके उसका पेमेंट कर दीजिए। जितने का भी लोन बोलेगा बाई साइड में लिखिए, टू बैंक करके उसका पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है कि कोई ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, और टू बैंक करके उतना पेमेंट करेंगे। अगर इधर पैसा कम पड़ेगा तो उसको हम लोग लिख देंगे बाई रिलेशन अकाउंट के नाम से। क्लियर है? जैसे 28,000 था और हमको देना था 30,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस भी 28,000 का लोन है, टू बैंक करके 30,000, तो 2,000 इधर कम पड़ा है ना, तो वो बाई रिलेशन के नाम से लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब बनेगा बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्रेश पेज पे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गिरजा का और ये गणेश का, ये गिरजा का और ये हमारे गणेश का। ठीक है, अब जब गिरजा गणेश का हम लोग लिख लिया, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं पार्टनर का कैपिटल कितना है? 1,50,000 और 1,00,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 और 1,00,000। इसमें कोई दिक्कत? पार्टनर कैपिटल को सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस। कोई रिजर्व है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहीं कोई रिजर्व था? यहाँ कहीं क्वेश्चन में कोई रिजर्व था? क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं कोई रिजर्व नहीं था। ठीक है, और कहीं पे ये लॉस है, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बच्चों यहाँ पे कितना है? 2:3 है, 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000 का 2:3 में मतलब आ जाएगा ये हमारा 4,000
एंड ये आ जाएगा हमारा 6000। कोई दिक्कत इसमें? अब आप समझिए कि बैलेंस शीट के सारे चीज़ों को हम लोग ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके बाद अगर टू साइड में कहीं पार्टनर का नाम है तो वो पार्टनर कैपिटल में बाई साइड में लिखाएगा। अगर टू साइड में कहीं पार्टनर का नाम है इसका मतलब उसकी लेजर पोस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगी। किस साइड होगी? बाई साइड में होगी। और अगर कहीं बाई साइड में पार्टनर का नाम है तो उसका पोस्टिंग किधर करते हैं? उसका पोस्टिंग टू साइड में करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टू गिरजा कैपिटल था, ठीक है, टू गणेश कैपिटल था, तो दोनों के नाम पे है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये गिरजा के लिए, बाई रियलाइजेशन अकाउंट ये गणेश के लिए। अब गिरजा का केस में गिरजा ब्रदर्स लोन था तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्रदर्स लोन पेड, ठीक है। और गणेश के केस में किसका नाम था बच्चों? गणेश के केस में रिलेशन एक्सपेंस का था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा, आपको मालूम है ये हम लोग ब्रैकेट में क्यों लिख कर दिखाते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ भी देखिए गिरजा के केस में भी रिलेशन नाम यूज हुआ है और गणेश के केस में रिलेशन नाम यूज हुआ है, तो सिर्फ नाम रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा कि रिलेशन किस चीज़ के लिए है, इसलिए ब्रैकेट में लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। ब्रदर का लोन कितने का था भाई? ब्रदर का लोन गिरजा ने 77,000 दिया था और इसका 17,000 था, तो बच्चों इसका 77,000 लिख दीजिए। और गणेश के केस में कितना था? 17,000 था। क्या और कहीं डेबिट साइड में आपको पार्टनर का नाम दिखाई दे रहा है? डेबिट साइड में कहीं पार्टनर का नाम नहीं है तो बस हो गया। अब क्रेडिट साइड में आ जाइए, क्रेडिट साइड में कहीं पार्टनर का नाम है, क्रेडिट साइड में कहीं पार्टनर का नाम है, क्रेडिट साइड में कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, ठीक है। पार्टनर ने कोई एसेट नहीं ले गया था तो क्रेडिट साइड में कहीं कोई पार्टनर का नाम नहीं है। नहीं, एक चीज़ कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों, यहाँ पे गणेश जो है स्टॉक ले गया था, इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये गणेश ले गया था, ठीक है, तो यहाँ पे बाई गणेश कैपिटल अकाउंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश का नाम है, आप देख सकते हैं जब बाई साइड में गणेश का नाम है इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, सॉरी बाई साइड में है ना, बाई साइड में है, तो जब बाई साइड में है तो बच्चों इसको किधर लिखेंगे? इसको लिखेंगे टू साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर बाई साइड में है, बाई साइड में है उसको टू साइड में लिखते हैं और टू साइड में है तो उसको हम लोग बाई साइड में लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का था भाई? अमाउंट कितने का था? स्टॉक 4,000 का। कितने का था? 4,000 का। कौन ले गया था? गणेश ले गया था, 4,000 का गणेश में लिख दिया गया, ठीक है। और एक बार चेक कर लीजिए कहीं टू साइड में पार्टनर का नाम है? नहीं है। कहीं बाई साइड में पार्टनर का नाम है? नहीं है, ठीक है। अब ये लॉस जो लॉस ऑन रिलेशन आया था इसको बांट दीजिए, और कहीं नाम नहीं है ना, अब रास्ता क्या बचता है? लॉस का, तो लॉस हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। टू रिलेशन अकाउंट लॉस कितना था बच्चों? 36,000 एंड 54,000। और कुछ बचा? और कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और लास्ट में जो बैलेंस आएगा, ठीक है, 1,50,000 प्लस 77,000 माइनस कर लीजिए 40,000 को, डेबिट साइड का टोटल 40,000 है, तो 1,87,000 इसका बैलेंस आएगा। 1,17,000 उधर है क्रेडिट साइड में, और माइनस कर लीजिए 54 और 64,000 इधर है, कितना आ जाएगा? 53,000। दोनों का अकाउंट क्लोज कर दीजिए। अब मैटर ये सर, ये जो बैलेंस आया इसको किस नाम से दिखाएंगे? तो बाकी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते थे उसमें बैलेंस बीडी और सीडी लिखते थे, ठीक है। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो पार्टनर जा रहा था उसका लोन अकाउंट लिखते थे या पेमेंट करते थे, और बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनका हम लोग बैलेंस शीट लिखते थे। डेथ वाले केस में एग्जीक्यूटर लिखते थे। यहाँ पे हमारा पूरा फर्म बंद होने वाला है,
फर्म बंद होने वाला है, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा, इसका पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट करना होगा तो लास्ट में बैलेंस बीडी नहीं लिखाएगा, टू बैंक अकाउंट लिखाएगा। क्या लिखाएगा? टू बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा? फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट इतना दे करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने को बनाना है बैंक अकाउंट। क्या बनाना है बच्चों? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का वही सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बनाने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि रिलेशन अकाउंट में अगर बैंक टू साइड में है तो बैंक अकाउंट में उसको बाई साइड में लिखेंगे, और अगर रिलेशन अकाउंट में बैंक बाई साइड में कहीं है तो उसको टू साइड में लिखना है। बैंक अकाउंट बनाने का मतलब जहां जहां बैंक का नाम यूज हुआ है उसकी पोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अगर टू साइड में है तो रिलेशन अकाउंट में टू साइड में है तो बैंक अकाउंट में बाई साइड में लिखेगा, और अगर रिलेशन अकाउंट में बाई साइड में है तो बैंक अकाउंट में टू साइड लिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए टू बैंक है क्रेडिटर का और टू बैंक है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ये दोनों बैंक है, तो इधर यहाँ पे टू है ना, तो पार्टनर बैंक अकाउंट में किधर लिखाएगा? बैंक अकाउंट में बाई साइड में लिखाएगा। यहाँ पे टू साइड में, बैंक अकाउंट में बाई साइड में लिखाएगा। और यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का सॉरी बैंक का कोई नाम है, बैंक का नाम देखिए यहाँ पर बच्चों, एक नाम ये है बैंक का और एक नाम ये है बैंक का, मतलब ये डेटर और बिल्डिंग वाला, और एक बैंक का नाम ये है। ये दो नाम हमको बैंक का दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बाई साइड में है तो बैंक अकाउंट में टू साइड में लिखाएंगे। ठीक है, और बैंक अकाउंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस बच्चों हमारे यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने का? 20,000 का। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए बैंक अकाउंट का नाम कहाँ कहाँ था? टू में टू बैंक था क्रेडिटर का, टू बैंक था बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू। अच्छा, वहाँ पे टू साइड में था ना, तो यहाँ बाई साइड में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। अब बच्चों आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ कैसे लिखेंगे? लाइबिलिटी पेड ऑफ लिख दीजिएगा, और अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैं अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ। बाई रियलाइजेशन 3,000 का था, ये क्रेडिटर का था। ठीक है, तो क्रेडिटर पेड ऑफ। ठीक है, इसके बाद बाई रियलाइजेशन फिर था किसका? बैंक ओवरड्राफ्ट का। कितने का था? 50,000। इसको लिख दिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद टू साइड में देखिए कहाँ कहाँ बैंक है। टू साइड में एक यहाँ पे बैंक है 2,21,000 का, तो बाई बैंक है तो इसको लिख दीजिए टू रियलाइजेशन। बाई बैंक है तो इसको लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट रियलाइज्ड 2,21,000 का था। क्लियर हो गया? और कहीं बैंक है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है रियलाइज हुआ था उसका बैंक है, उसको भी लिख दिया जाए बच्चों यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड कितने का? 80,000 का। क्लियर हो गया? इसके बाद और कहीं बैंक दिखा? और कहीं आपको बैंक नहीं दिखा? अब ये जो लोन अकाउंट बनाए थे इसमें भी देखिए टू बैंक है, इसमें भी टू बैंक है, तो टू है तो किस साइड जाएगा? बाई साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाई गणेश लोन। इसमें रिलेशन का नाम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लोन का पेमेंट कर रहे हैं ना, पार्टनर के लोन का, तो पार्टनर का नाम यूज़ करेंगे। कितने का लोन था भाई? 28,000 का लोन था, तो वो लिख दिया गया है। और कहाँ पे था? और कहीं पर? इधर तो खत्म हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों देखिए ये टू बैंक आया है, ये टू बैंक है ना, तो ये भी बाई साइड में जाएगा। पार्टनर का पेमेंट करना है बाई गिरजा कैपिटल अकाउंट 1,87,000, और बाई गणेश कैपिटल अकाउंट 53,000। ठीक है, सब कुछ लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल बच्चों इक्वल आना चाहिए।
बैंक अकाउंट की सारी पोस्टिंग आपने कर ली, उसके बाद बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो ये मान लिया जाएगा कि लगभग सब कुछ सही है। और ये चेक करते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। 20,000 प्लस 2,21,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 3,21,000। 3,21,000 इधर का टोटल हो गया। उस साइड का टोटल करिए, 3,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 1,87,000 प्लस 53,000, 3,21,000। दोनों साइड का बच्चों टोटल इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जो है बच्चों हमारा फुल प्लेस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ये है आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है आपका रिलेशन अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक बच्चों, हो गया। अब इसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी बच्चों पूछी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में फुल प्लेस क्वेश्चन नहीं दे करके जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो आइए कुछ जर्नल एंट्री क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक व पार्टनर इन अ फर्म शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द फर्म वाज डिसॉल्व, पास फर्म डिसॉल्व हो चुका है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। आफ्टर वेरियस असेट अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बोल रहा है कि असेट और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को हम रिलेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, आपको उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ असेट को बेचने की और लायबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत है। बच्चों अगर क्वेश्चन जनरल एंट्री का ऐसा आएगा तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की एंट्री आपको करनी होगी, चाहे एसेट बेचने वाली केस की एंट्री करनी होगी, ठीक है, या लायबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री करनी होगी। ये ध्यान रखिएगा, यही दोनों एंट्री आपको करनी पड़ सकती है। या फिर जो एक्सपेंस का बोले, मतलब जो असेट ट्रांसफर करना है और जो लायबिलिटी ट्रांसफर करना है उसकी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, Ankit took over 50% of stock at 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। भाई स्टॉक कितने का बच्चों? स्टॉक है 80,000, ठीक है, इसका 50% कितना हो गया? 40,000 का स्टॉक कौन ले रहा है? अंकित ले रहा है। कितने में? 20% डिस्काउंट में। 20% माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 8,000। कितने में ले गया अंकित? 32,000 में ले गया। और जब कोई पार्टनर स्टॉक या कोई असेट ले जाता है उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं? उसकी एंट्री हम लोग करते हैं कि भैया कोई पार्टनर ले जा रहा है ना, स्टॉक कौन ले गया? पार्टनर ले गया। तो पार्टनर ले गया तो उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिलेशन अकाउंट में किस साइड लिखते हैं? रिलेशन अकाउंट में बच्चों उसको हम लोग बाई साइड में लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं? बाई साइड में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर हमारा स्टॉक 30,000 कौन ले गया? अंकित ले गया है। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल, यहाँ क्या नाम हो जाएगा? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का? 32,000 का। 32,000 का। कोई दिक्कत इसमें? एंट्री के लिए परेशान मत होइएगा, रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद रखिएगा। अगर वो बाई साइड में जाएगा, वो आइटम जो जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है वो बाई साइड में अगर जा रहा है, तो बाई साइड मतलब डेबिट। जैसे स्टॉक किधर लिखते हैं? स्टॉक बेच रहे हैं तो किधर लिखते हैं? रिलेशन अकाउंट में बाई साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हमने डेबिट में लिख दिया। स्टॉक पार्टनर लेता है तो रिलेशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर। तो बाई है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेबिट में, ठीक है। और अगर टू साइड में आएगा तो वो क्रेडिट में हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला था? रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड। 80,000 का 40,000 कौन लेके चला गया? अंकित। बाकी कितना बचा? 40,000। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट में ले गया। इसका 30% प्रॉफिट बच्चों प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 52,000। कौन ले गया है? कोई ले नहीं गया है। और इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? रिमेनिंग स्टॉक
वॉज सोल्ड ऑफ, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने मार्केट में बेच दिया, वॉज सोल्ड ऑफ। तो असेट बेचे हैं, असेट बेचे हैं तो किस साइड लिखते हैं, बाई साइड में। असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बच्चों, जितने भी लोग गया 52,000 और 52,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। थर्ड, ये वाला केस पढ़िए। अ लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इंक्लूड अ क्रेडिटर वाज सेटल्ड 32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक। द टोटल क्रेडिटर ऑफ फर्म वर 50,000। लायबिलिटी हमारी यहाँ पे है बच्चों 13,000 की। कितने की है, 13,000 की। और हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 32,000। देखिए, अ लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इंक्लूड्स अ क्रेडिटर इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज सेटल्ड एट 32,000, सेटल्ड एट 32,000। 32,000 में सेटलमेंट हुआ। तो जब 32,000 में सेटलमेंट हुआ तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 32,000। और पेमेंट किधर करते हैं, रिलेशन अकाउंट में, टू साइड में, टू बैंक लिख करके। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसकी एंट्री होगी हमारी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का, 32,000 और 32,000। तो दिक्कत इसमें। इसके बाद बाकी जो बच्चे इसमें बात बोल रहा था उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी के सिस्टर का लोन का पेमेंट 20,000 देना था और इंटरेस्ट के साथ दिया। ठीक है, तो भाई हमने पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी का पेमेंट किधर करते हैं, रिलेशन अकाउंट में। लायबिलिटी का पेमेंट हम लोग टू साइड में करते हैं, तो टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 22,000। कितना हो जाएगा बच्चों, 22,000। कोई दिक्कत इसमें। पॉइंट नंबर 4, कार्तिक लोन। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कार्तिक लोन 12,000 का है, सेटल्ड एट 12,500। कितने बच्चों सेटलमेंट हुआ, 12,500 सेटलमेंट हुआ। अब यहाँ पे कार्तिक हमारा पार्टनर है, और जब पार्टनर की एंट्री करते हैं, ठीक है, पार्टनर के लोन की एंट्री करते हैं तो लोन की नॉर्मल एंट्री होती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल एंट्री करके देखिए, कार्तिक कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। कितने का भाई लोन था, कार्तिक लोन वॉज ऑफ 12,000। कितने का है, 12,000 का। टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना आपने पेमेंट किया, 12,500। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया बच्चों। तो इस केस में अगर आप सिर्फ नॉर्मल एंट्री लोन की पास करें तो गलत हो जाएगा। तो लोन की एंट्री क्या होती है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो तो एंट्री हमने यहाँ भी पास कर दी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन एंट्री पास करने के बाद देखेंगे डेबिट साइड में कुछ पैसा कम पड़ रहा है। डेबिट साइड में जो पैसा कम पड़ रहा है उसको हम लोग रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से लिखेंगे, रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने का, 500 का। क्लियर हो गया। तो ये एंट्री हमारी हुई, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रिलेशन अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक 12,500। बच्चों क्या क्वेश्चन में सारे पॉइंट कवर हो गए, ऐसा आपको लग रहा है क्वेश्चन में सारे पॉइंट कवर हो गए। यहाँ पे ये जो टोटल क्रेडिटर बोला था 50,000 का, क्या ये मजाक के लिए दिया था। पिछली बार एक बच्चे ने, मतलब ये टेस्ट ले रहा था मैं, और उस बच्चे ने इस पॉइंट को छोड़ दिया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें फालतू नहीं दी रहती हैं। अगर वो दिया है उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 50,000 का क्रेडिटर था, उसमें से 13,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 32,000 में कर दिया। 50,000 के क्रेडिटर में से हमने 13,000 के क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा मेरा, अभी जो है बच्चों 37,000 का क्रेडिटर बचा हुआ है। और आप जानते हैं क्वेश्चन किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो उसका पूरा पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये जो 50,000 क्रेडिटर है इसका भी पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का? 37,000 का। कितने का? 37,000 का। 37,000 का। क्लियर हो गया? अब जाके ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जो भी एंट्री बताई जा रही हैं इनको आप घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब आइए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और इस चैप्टर को फिर समअप करते हैं। सबसे पहला एंट्री पढ़िए, क्या बोल रहा है? एंट्री में बोल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है? 800 का है। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है। एक्सपेंस का पेमेंट कैसे होगा? एक्सपेंस का पेमेंट हम लोग कर लेंगे टू बैंक करके। तो इसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का? 800 का। रिलेशन एक्सपेंस है, इसका पेमेंट रिलेशन अकाउंट में टू साइड में करते हैं, टू बैंक लिख करके। तो वही एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल जैसे एक्सपेंस की एंट्री होती है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय प्रभु, प्रभु पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे टू बैंक की जगह क्या हो जाएगा? पार्टनर का नाम। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट, कितने का? ये भी 800 का है, तो इसका भी 800 अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? थर्ड वाली एंट्री पढ़िए, गीता पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, शी वॉज अलाउड अ रेमुनेशन ऑफ 10,000। गीता को बच्चों रेमुनेशन कितना दिया जा रहा है? 10,000 दिया जा रहा है। गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, गीता ने बोला कि डिसोल्यूशन का जो भी खर्चा होगा वो खुद करेगी, वो उसका पर्सनल मैटर है। ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंस 9,500 हुआ। देखिए एक्चुअल एक्सपेंस क्या हुआ और किसने किया उससे मतलब नहीं है, फर्म के पास से कितना पैसा गया हमको सिर्फ इससे मतलब है। फर्म के पास से कितना गया? 10,000। बाकी पैसा तो गीता अपने पर्सनल जेब से दे रही है ना। गीता ने बोला ना कि उसका जितना भी डिसोल्यूशन का खर्चा होगा वो खुद बियर करेगी। तो फर्म के पास से कितना गया सिर्फ हमको उससे मतलब है। पार्टनर अपने पर्सनल जेब से क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एंट्री भी हो जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का? 10,000 और 10,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर कमीशन ऑफ 9,000। और उसके बाद बोल रहा है कि जानकी अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,500। वो दिक्कत है इसमें। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? इसमें सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000। फर्म के पास से कमीशन जाएगा। फर्म के पास से क्या जाएगा बच्चों? फर्म के पास से कमीशन जाएगा। किसको जाएगा? जानकी को जाएगा। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पैसा मिलेगा ना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट, कितना? 5,000 और 5,000। इतना पैसा तो फर्म के पास से गया। जानकी अग्री टू बियर द रिजोल्यूशन, एक्चुअल रिजोल्यूशन एक्सपेंस 5,500 वर पेड बाय मोहन अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। खर्चा कितने का हुआ था? देखिए खर्चा कितने का हुआ था? खर्चा हुआ था हमारा जो है 5,500 का, और उसको पेमेंट किसको करना चाहिए था? जानकी को। लेकिन पेमेंट दे कौन रहा है? मोहन दे रहा है। तो अब पार्टनर आपस में क्या पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसकी एंट्री से हमें रिलेशन में मतलब नहीं है। वैसे अगर आप इसकी एंट्री जानना चाहते हो तो इसकी एंट्री मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मोहन ने पेमेंट किया है तो जानकी से पैसा लेगा और किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा। तो जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा 5,500 और 5,500। ठीक है, इसके अलावा और कोई हमको रिलेशन अकाउंट में मतलब नहीं है, तो इसकी पोस्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। हमको बस इतना देखना है कि फर्म के जेब से कितना गया। फर्म के जेब से 5,000 गया। बाकी जानकी ने बोला कि जो भी खर्चा होगा वो खुद करेगी, तो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अ पार्टनर कविता अग्रीड टू टुक ओवर the dissolution process of for commission of 9,000. She also agreed to bear dissolution expense. Kavita took over furniture of 9,000 for her commission. Furniture had already been transferred to relation account.
जो भी फर्नीचर था उसको हम लोग बच्चों क्या कर चुके थे, उसको हम लोग रिलेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी समझिएगा। असेट को बच्चों हम लोग रिलेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे, असेट को हम लोग रिलेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे, और जब भी किसी एसेट को हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो सारे एसेट का नाम बदल जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है, वो रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से असेट जा रहा है, और असेट को जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट नाम लिखेंगे। ठीक है, 2 में कोई दिक्कत, एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कमीशन देना था, फर्म के लिए खर्चा था, और खर्चे को हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, डेबिट साइड में रिलेशन के नाम से, रिलेशन अकाउंट। तो देखिए सेम नाम से डेबिट हो रहा है और सेम नाम से क्रेडिट हो रहा है, दोनों कट जाएंगे, इसीलिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्म को किसी का पेमेंट करना था, फर्म ने उसके बदले असेट दे दिया, या इन शॉर्ट लाइबिलिटी का पेमेंट असेट से किया गया है। ठीक है, फर्म को पैसा देना था तो फर्म की लाइबिलिटी हो गई, फर्म ने उसका पेमेंट असेट से कर दिया, लाइबिलिटी का पेमेंट असेट से कर दिया, इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट जो बच्चों है, कि लास्ट पॉइंट आप लोग के लिए होमवर्क है, लास्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको करने के बाद जो है आप कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बच्चों लोग ये समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जो भी आपके भूले बिसरे कॉन्सेप्ट वो आपको और याद आ जाए और आप इस चैप्टर में स्ट्रांग हो जाएं। बोर्ड एग्जाम में बच्चों कंफर्म क्वेश्चन है इस चैप्टर से आना, ऐसे इसलिए इसको मजाक में मत लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।